हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने अभी फाइनेंशियल एजुकेशन और मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने शुरू की है। बहुत सारे लोग कई महीनों से बोल रहे थे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में कभी कोई बात बता दी, कभी कोई बात बता दी। उन्होंने कहा आप स्पेशली इसके ऊपर कुछ 15, 20, 25 वीडियो बनाओ, एक सीरीज़ बनाओ, जिससे कि हमें एक नॉलेज मिल सके कि फाइनेंशियल हम लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैंने उसमें अभी तक सिर्फ 3 वीडियो बनाए हैं। तो जिसमें से आपका प्यार बहुत अच्छा मिला दूसरे वाले वीडियो पे, तो एक ही दिन में 4,000 से ऊपर व्यूज़ हो गए एक दिन के अंदर। ठीक है। तो अभी मैं एक वीडियो ये बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है मकान खरीदना, और मैं मकान खरीदने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मकान खरीदना, जिसे हम घर कहते हैं, घर खरीदना सबसे दुनिया का वर्स्ट फैसला होता है और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इसको डिटेल में समझना। अगर आप डिटेल में नहीं समझ सकते हो, अगर आप अक्लमंद नहीं हो, अगर आप ब्रॉड माइंडेड नहीं हो, संकुचित मानसिकता है, तो आपके लिए मेरा चैनल या मेरे वीडियो नहीं है। आप अभी यहाँ पर डिसलाइक करके निकल लो। समझ गए बात? क्योंकि आपके भेजे में बात घुसेगी नहीं। आप रूढ़ीवादी सोच के साथ रहोगे तो बिना मतलब टाइम वेस्ट करोगे, उल्टे पुल्टे कमेंट करोगे, आपने अपना कीमती समय बर्बाद करोगे, जिसमें आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाना होता है। समझ गए बात आप? तो मैं बोल रहा हूँ मकान। देखो, पहले दोस्तों, मकान और घर में एक फर्क होता है। मकान अलग होता है, घर अलग होता है। मकान एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। मकान हमें जो वेदर से, कुदरती आपदाओं से बचाता है, हमारे सामान को सुरक्षित रखता है, चोरों से हमें बचाता है, बहुत सारी चीज़ों से। इसको बोलते हैं मकान। मकान के अंदर कोई जान नहीं होती है, मकान के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। मकान सिर्फ सीमेंट, ईंट, पत्थर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रहते हैं। सभी जानवर मकान बनाते हैं, जिसे कोई मांद बनाता है, कोई घोंसला बनाता है, कोई किसी सुरंग बनाता है, कोई गुफा बनाता है, किसी हर तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने लिए एक मकान बनाता है। ये होता है मकान, जिसमें कोई जान नहीं होती, कोई जज्बात नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। पर एक होता है घर। घर बनता है दोस्तों घर वालों के साथ। घर में मेंबर्स रहते हैं, घर वाले रहते हैं। घर के अंदर फीलिंग्स होती है, जज्बात होती है। घर का ईंट, सीमेंट, पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। घर किसी भी उस जगह को कहा जा सकता है जहां पर आपके परिवार के सदस्य, जिनकी आपको चिंता है, जिनके होने ना होने से आपको फर्क पड़ता है, वो लोग एक जगह पर समूह बना के रहेंगे, उसको घर बोलेंगे। वो घर कोई टीन का टप्पड़ भी हो सकता है, कोई शेड भी हो सकती है, कोई तंबू भी हो सकता है, कोई झोपड़ी भी हो सकती है। अगर आप खुले में पेड़ के नीचे भी तंबू लगा करके रह रहे हो या पेड़ के नीचे भी रहते हो, तो आप उसको घर ही बोलोगे, पर उसको मकान नहीं बोल सकते। तो घर और मकान के बीच में एक फर्क होता है। ठीक है। तो घर पेड़ के नीचे रहने को भी आप घर कह, 4 लोग हो, आप घर वाले हो, पेड़ के नीचे रहते हो, आप उसको भी घर कह सकते हो। हम बात करते हैं मकान की, जिसको मकान और घर का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब आप उसको घर बोलो या मकान बोलो, वो आपकी मर्जी है। पर जो मकान है, वो मकान को बनाने का जो तरीका है, जैसे हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जी मकान जो है वो हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। मकान बहुत ज़रूरी है। मकान को रियल एस्टेट बोला गया। मकान मतलब कि सच्ची रियल रियल मनी या रियल इनका मनी के तौर पे भी मकान को देखा गया, रियल एस्टेट, इसीलिए इसके बिजनेस को बोला जाता है। तो मकान को हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से बहुत नंबर 1 पे रखा है। ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा गलती थी, एरर था। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम 1000 साल से गुलाम रहे, तो उस गुलामी के दौरान हमारे डीएनए में एक डर बस गया और हम अपने आप को मजबूत करने के नाम पे मकान को ही प्रेफर करने लगे। एक तो मकान वो हो गया जिसमें आप रहते हो, जिसे हम घर कहते हैं, और एक उसके अलावा जो भी हम खरीदते चले गए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, खाली पड़ा है, किराए पे दे दिया, वो सब मकान है। ठीक है। और घर जरूरी नहीं कि अपना ही हो, आप किराए पे रह रहे हो, आप पेड़ के नीचे तंबू डाल के रह रहे हो, वो भी आपका घर हो सकता है। पर मकान एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। दूसरा, मकान को खरीदने के जो तरीके थे, तो जो पहले के लोग थे वो मकानों को खरीदते थे सुरक्षा भाव से। और तब मकान जो होते थे वो ज्यादातर जमीन के फॉर्म में होते थे, जमीन के फॉर्म में, जमीन के रूप में होते थे, जो कि कुछ हद तक सही फैसला था। दूसरा, मकान जो होते थे वो जमीन के ऊपर बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस को मकान बोलते थे। जैसे गांव वगैरह में आपने मकान देखे हैं, या शहरों में गांव का मकान शहर में आते ही कोठी या बंगला बन जाता है। जबकि गांव के मकान को आप देख लो, बड़ा सा आंगन, बीच में रहने का छोटा बहुत 20-30%, 40% के ऊपर स्ट्रक्चर, सेम जैसे कोठी बंगले होते हैं, या लुटियन जोन के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों के घर होते हैं। तो गांव का मकान कब शहर का बंगला बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है।
तो ये होते हैं मकान। अब इसको खरीदने का स्वरूप क्या होता है, तो पहले लोग बोलते थे कर्जा करके कभी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ये चीजें कहते हैं। इनमें से कुछ चीजों के मैं हक में भी हूँ, सहमत में भी हूँ कि भाई जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, पर चादर को लगातार बड़े करते रहना चाहिए, पर चादर से पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए। आप इस बात को समझना। एक तो होता है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, तो ठीक है जी भैया हमारी छोटी चादर है, हम जिंदगी भर छोटी चादर के अंदर सिकुड़ के रहेंगे, एक तो ये मतलब निकला। दूसरा ये कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, तो ठीक है पैर तो उतने ही पसारेंगे ताकि परेशानी ना हो, जीवन में सुकून रहे, शांति रहे, पर चादर को लगातार बड़ा करने का प्रयास करेंगे ताकि धीरे धीरे हम भी अपने पैर फैला सकें। तो ये 2-3 चीजों को आप बात को समझना, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मकान खरीदना दुनिया का सबसे वर्स्ट फैसला है। ऐसा क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां लिखते हैं मकान, हाउस, मकान या घर। अब आप ये समझिए, देखो मैंने हाउस इंग्लिश में लिख दिया है, हाउस होता है मकान और घर होता है होम। बोलते ना स्वीट होम, तो ये तो हो गया घर, घर मतलब होम, हर हाउस हो गया मकान। तो घर का तो कोई मतलब ही नहीं है, घर तो वो हो गया जहाँ पे घर वाले रहते हैं, वो झोपड़ी हो, तंबू हो, किराए का हो, जैसा मर्जी हो, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं मकान की। तो सबसे पहले हम आज के सिनेरियो को समझते हैं कि लोग मकान बनाने में पीछे लगे रहते हैं या घर बनाने में। लोग मकान बनाने के पीछे पड़े रहते हैं और मकान बनाने के चक्कर में घर उजाड़ देते हैं। घर में कलेश हो रहे हैं, घर में कलह हो रहे हैं। कलह झगड़े घर के अंदर होते हैं, मकान के अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं। मकान के अंदर कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मकान तो एक स्ट्रक्चर है। मकान एक डेड मकान खाली भी हो सकता है, पर घर कभी खाली नहीं होता, ठीक है। घर के अंदर घर वाले रहते हैं जहाँ कलेश होते हैं। तो लोग मकान बनाने के चक्कर में अपने घर की शांति भंग कर देते हैं, मकान बनाने के चक्कर में अपने घर को उजाड़ देते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं बार बार घर को मैंने साथ में इसीलिए लिखा है ताकि घर और मकान के डिफरेंस को आप लगातार समझ सको। दोस्तों, आपको घर बनाने पे फोकस करना चाहिए। घर घर वालों से बनता है, उनकी भावनाओं से बनता है, उनके जज्बात से बनता है, उनकी फीलिंग से बनता है। मकान नहीं बनता मकान, ठीक है। अब आते हैं मकान की फॉर्म क्या होती है, कितनी तरह के मकान होते हैं, किस किस तरह के मकान होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं मकान जैसे फ्लैट, फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस, विला, बंगलो, और क्या होता है पेंट हाउस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग वगैरह पे फोकस मत करना, जो कह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। तो देखो दोस्तों, इसमें जो दुनिया बर्बाद हो रही है, ये 3-4 ऑप्शन, इसके अलावा भी और होंगे पर वो इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। तो देखो, इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब होता है जमीन खरीद ली और आप उसमें घर बना रहे हो। इसको मैं फिर भी कुछ हद तक सही मानूंगा, क्योंकि इसमें जमीन इन्वॉल्व है आपकी अपनी, और जमीन के रेट हमेशा बढ़ते हैं। पर ये बंगला भी सेम हाउस हो गया, ये जो है, और ये बिल्कुल गलत है। फ्लैट खरीदना बिल्कुल गलत गलत होता है, क्योंकि फ्लैट में ना जमीन आपकी ना छत आपकी, फ्लैट की वैल्यू हमेशा डाउन होती है। एक लेवल तक ये ऊपर जाएगा, जब भी आप कोई फ्लैट खरीदोगे नई बिल्डिंग के अंदर, तो फ्लैट एक लेवल तक ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, और फिर ये इतना। तो मतलब ये जहां तक बढ़ना होगा, ये नई प्रॉपर्टी से यहां तक तो ये इतना बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में ये सिर्फ इतना ही बढ़ेगा। मतलब इसकी जो शुरुआत में जो कीमत बढ़नी होगी वो 2-4 साल 5 साल के अंदर बढ़ जाएगी, उसके बाद में ये वहां पे जाके रुक जाएगा अपने टॉप पॉइंट पे, और उसके बाद 1-1.5-2% की एवरेज से ये बढ़ेगा, ठीक है। देखो, आप कहोगे सलमान खान फ्लैट में रहता है या बॉम्बे के अंदर जो फ्लैट है, तो वो दोस्तों वो बहुत ही वहाँ फ्लैट के बनाने के स्ट्रक्चर की तो कीमत कुछ है ही नहीं, वो लोकेशन और जमीन की वैल्यू है। तो वो तो इतनी कीमतें हैं कि वहां पर तो वो उसका 5% भी खर्च करेंगे तो वो फ्लैट दोबारा रेनोवेट हो जाएगा, क्योंकि वहां जो कीमत है वो जमीन और लोकेशन की है। फ्लैट में तो वही ईंट सीमेंट पत्थर लगना उतना ही लगना है, ठीक है।
फ्लैट मत खरीदना, ये बात समझ लेना। जमीन खरीद के मकान बना लेना। अब मैं तो मकान के भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके अंदर एक बंदिश लेकर के आता है। पर अभी हमारा वो मकसद नहीं है कि घर क्यों नुकसान है, हमारा मकसद है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल आपको कैसे लॉस देता है, तो देखो फ्लैट, अब हम इन तीन को हटा देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में इस समय अफोर्डेबल हाउस, फ्लैट और इनके बड़े बड़े बिल्डरों के सुपरटेक और पता नहीं वो कौन सा जनारा और कौन कौन से जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उन लोगों के सब पूरा हिंदुस्तान में फ्लैट कॉन्सेप्ट आ गया। तो फ्लैट के मैं हक में नहीं हूँ। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, मैंने बताया कि फ्लैट में एक तो आप कबूतर खाने की तरह रहोगे, ना जमीन आपकी ना छत आपकी, ठीक है। दूसरा, फ्लैट को खरीदने के लिए, फ्लैट कीमती बहुत होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्लैट को लग्जरी और ये सब बनाने के नाम पे आपका इंटीरियर में पैसा खर्च करते हैं, और आपको इम्प्रेस करके और शाहरुख खान या धोनी से ऐड करवा करके, आम्रपाली वगैरह की जैसे धोनी ऐड करता था, और आपको प्रभावित करके आपको वो फ्लैट करोड़ों रुपए में बेच देते हैं और आप इंटीरियर में खुश होते हो। जबकि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो वो जो इंटीरियर है वो 5 लाख 10 लाख रुपए के अंदर, 20 लाख रुपए के अंदर इंटीरियर आ जाता है, जिसमें आप कई करोड़ रुपए का तो फ्लैट खरीद रहे हो इंटीरियर से प्रभावित होकर के। दूसरा सबसे बड़ा पंगा क्या है कि फ्लैट खरीदने में एक नुकसान क्या है कि एक लेवल के बाद में इसकी कीमत घटना शुरू होती है जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है। क्यों, कैसे पुरानी, एक तो पुरानी मेंटेनेंस के नजरिए से हो गया, चलो फिर भी हम मान लेते हैं सोसाइटी वगैरह में मेंटेनेंस मिल बांट के हो जाती है। 99 साल तक तो इंडिया के अंदर बिल्डर ही में उसकी स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। पर एक और पंगा है, मान लो ये मेन शहर है, ये मेन शहर है, ठीक है। अब शहर के अंदर फ्लैट बनाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा। तो क्या होता है, अब शहर फैल रहे हैं तो ये शहर के बाहर फ्लैट बनने शुरू हो गए। आपने यहाँ पर फ्लैट खरीद लिया, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में खरीद लिया, ठीक है, और आप अपने आप में बड़े खुश हो गए। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद मेट्रो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक मेट्रो आ गई। अब बिल्डर पहुंच गए यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्लैट सस्ते बिक रहे हैं। अब क्या होगा कि आपके फ्लैट की वैल्यू इसलिए डाउन हो जाएगी क्योंकि अब ये जो लोग हैं, ये फ्लैट महंगा है, यहाँ पे सेम फ्लैट मिल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। मेट्रो भी आ गई, कनेक्टिविटी भी आ गई, गाड़ी बाइक सबके पास होती ही है, तो ये लोग यहाँ तक आ जाएंगे। दूसरा, अब क्या होता है, आजकल एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, या जहाँ पर फ्लैट है उसी के आसपास कोई ना कोई ऑफिस बना लेते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। तो धीरे धीरे फ्लैट मतलब आपके जिस लोकेशन पे आपने खरीदा है, आपके हर लोकेशन के जहाँ पे भी आपकी सोसाइटी है उसके ठीक 10 किलोमीटर नई सोसाइटी बन जाएगी, वही बिल्डर बना देगा, फिर उस लोग वहां चले जाएंगे, फिर और पीछे चले जाएंगे, ऐसे करके वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। आने वाले दिनों में लोग समझदार हो रहे हैं बहुत तेजी से, तो लोगों को शोर शराबे से दूर रहने की कोशिश करेंगे। मैंने भी जब अपना फ्लैट वैशाली में लिया था आज से 15 साल पहले, तो वहां पर एक जंगल के अंदर एक सुकून वाली जगह पे लिया था। आज वहां पर रोड पार करना मुश्किल हो गया, ठीक है। दूसरा पंगा क्या है फ्लैट के अंदर कि ये फ्लैट जब आता है तो इसमें फाइनेंस इंक्लूड होता है, बैंक इंक्लूड होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ईएमआई, जो सबसे बड़ा पंगा है ईएमआई, इसमें आप फ्लैट खरीदोगे, आप क्या करोगे, फ्लैट खरीदने के टाइम पे आपके पास 20% की डाउन पेमेंट दोगे, थोड़ा बहुत कहीं से उधार पकड़ोगे, कमेटी उठाओगे, ससुराल वालों से उधार पकड़ोगे, रिश्तेदारों से उधार पकड़ोगे, और जाकर के डाउन पेमेंट दे करके ईएमआई ले लोगे 40-50 लाख की, और ईएमआई अगले 10 साल 15 साल के लिए अपने आप को गिरवी रख दोगे, और आप कहोगे ये तो मेरा फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का, 80 लाख रुपए का, 2 करोड़ रुपए का मेरा फ्लैट है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, पेपर दिखाओ, तो आप बोलोगे पेपर तो बैंक के पास है। मैं बोलूंगा फिर आपका कैसे हुआ, नहीं नहीं वो तो मेरा है ना, वो तो मैं ईएमआई दे ही दूंगा। आप कैसे 15 साल की भविष्यवाणी कर सकते हो कि 15 साल तक मेरी नौकरी नहीं जाएगी, 15 साल के अंदर मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा डैमेज नहीं होगा, मेरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो। कोविड जैसी बहुत सारी चीजें और भी आ सकती, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप फंस जाओगे आने वाले दिनों में, और लोग फंसते भी हैं। इसीलिए फिर कूड़े के रेट में, मतलब लोग इसकी मेंटेनेंस के लिए लोग किराए पे दे देते हैं कि भाई किराया क्या देगा, तू मेंटेनेंस ही दे दे, कम से कम मेंटेनेंस तो ना पड़े। बहुत सारे घर ऐसे खाली पड़े हुए हैं बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, लोगों ने आने वाले दिनों में पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले लिए थे, ठीक है। दूसरा, ईएमआई पे फ्लैट लेना तो बिल्कुल ही वर्स्ट फैसला है, जिंदगी कर्जदारों की तरह। ईएमआई का मतलब होता है कि आपने वो जो कागज, जब आप लोन लेते हो तो जो कागज पे साइन करते हो ना, कीड़े मकोड़े की तरह लिखा होता है, उसमें आप ये लिख करके देते हो कि बॉस आने वाले 15 सालों तक मैं मरूं जीऊं, अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी और या मेरा जो भी को एप्लीकेंट है, को पार्टनर है, कुछ भी हो जाए आने वाले दिनों में मैं आपको 15 साल तक, मेरी नौकरी रहे ना रहे, मैं बीमार रहूं, मंदा आ जाए, तेजी आ जाए, लड़ाई
लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध हो जाए, कुछ कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं आपको किस्त दूंगा, ये आप लिख करके दे रहे होते हो। और आप कहते हो ना कि मेरा घर मेरा घर, 3 EMI मत देना, 3 EMI नहीं देने पे बैंक आपको उठा करके कूड़े की तरह बाहर फेंक देगा, समझे आप। तो फ्लैट लेना सबसे वर्स्ट फैसला है, फ्लैट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। जमीन खरीदना फिर भी एक हद तक सही फैसला है, तो घर खरीदना हमेशा हिंदुस्तान में घाटे का सौदा है। एक और नुकसान की तरफ मैं आपका ध्यान एकत्रित करता हूं कि मान लो जो लोग दिल्ली में का मैं रहने वाला हूं, तो मैं एक एग्जांपल दिल्ली के तौर पे लेता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ जो है वो NCR का इलाका बोलते हैं। मान लो कोई व्यक्ति गाजियाबाद में रहता है और गाजियाबाद में ही जॉब करता है, या दिल्ली के आसपास ही कहीं गाजियाबाद के आसपास वाली दिल्ली में जॉब करता है, या नोएडा में रहता है, नोएडा में जॉब करता है। अब उसकी नौकरी वहां से उसने चेंज कर ली और उसने नौकरी चेंज करके वो गुड़गांव चले गया। अब अगर उसका घर किराए का होगा तो वो क्या करेगा, उसको खाली करेगा और चले जाएगा। जैसे कि मैं दोस्तों 1.5 साल तक बादिम में रहा था। अब मेरे बच्चों का कीर्ति में एडमिशन हो गया, तो मैं यहाँ आ गया और मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है। अब मान लो कल को मेरे बच्चों कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, या मुझे उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, या अब हम छोड़ के कहीं भी हमारा मन करता है कि चलो अब आरंबोल के पास रहें, तो मैं इसको खाली करूंगा, आरंबोल के पास रह लूंगा। मेरा मन करेगा साउथ गोवा में जाने का, मैं साउथ गोवा में जाऊंगा, बच्चों को एडमिशन कराऊंगा और साउथ गोवा में रहने चले जाऊंगा। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम बोलते हैं इसको, लोकेशन की फ्रीडम आपके पास नहीं होगी। अगर आपका घर अपना होगा तो आप कभी भी किराए पे नहीं उसको दे पाओगे, ये और खुद किराए पे नहीं रह पाओगे। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। जैसे मैंने अपने ही बगल वाले घर में किराए पे रहा था और अपने ही घर को किराए पे दे दिया था। ये इसलिए किया था मैंने क्योंकि एक अटैचमेंट तोड़ सकूं। जो अटैचमेंट बन जाती है ना प्रॉपर्टी के साथ, निर्जीव वस्तुओं के लगाव, निर्जीव वस्तुओं से लगाव हो जाता है हम इंसानों को, तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप किराए पे रहते हो तो आपके पास लोकेशन की फ्रीडम होती है। फिर आपके तनख्वाह 1 लाख से सीधा 5 लाख हो गई, आपने बहुत तरक्की कर ली। अब आपका मन करता है कि यार मैं तो सुंदर नगर के अंदर बंगला लेकर के, या फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर बंगला लेकर के, इंडिपेंडेंट कोठी लेकर के रहूंगा, तो आप कोठी लेकर के रह सकते हो, ठीक है। और मान लो अब आपकी 1 लाख से तनख्वाह 50,000 रह गई, किसी वजह से 50,000 तनख्वाह रह गई, तो आप किसी भी छोटे मोटे मकान में भी किराए पे शिफ्ट होकर अपना उस दौर को काट सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको, आपके पास जो किराए पे रहने के जो एडवांटेजेस होते हैं उसमें लोकेशन फ्रीडम बहुत बड़ा रोल होता है। लोकेशन का फ्रीडम होता है आपके पास। दूसरे नंबर पे आपके पास एक पूरी आज़ादी होती है अपने क्लास को चेंज करने की, अपनी इनकम के हिसाब से। अपना घर लेकर के तो आप EMI भर रहे हो, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको बॉस अगर आपको परेशान कर रहा है, आपकी नौकरी में आपको कोई दिक्कत, आप नौकरी नहीं छोड़ पाओगे, EMI का क्या करूंगा मैं, है ना। EMI के प्रेशर में मतलब जिंदगी एक ही है, 170-80 साल जिंदा रहना, उसे 15 साल तो आप कम से कम अपनी EMI के नाम पे दे दोगे। उस 15 साल आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, उस 15 साल बॉस को नहीं छोड़ सकते, जॉब नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से आप फंसे रहोगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं आने वाले